हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है फ़याज़ और स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल एफज़र एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जो लाइफ प्रोसेस है, उसके सेकंड पार्ट यानी कि रेस्पिरेशन की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डाइजेशन की पूरी बात कंप्लीट कर ली थी और इस पार्ट में हम बेसिकली रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन पार्ट की बात करेंगे। तो रेस्पिरेशंस की जितनी भी बेसिक्स है, जितने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, जिन जिन जगहों पर रेस्पिरेशन होता है और लास्ट में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी न्यूट्रिशन के अंदर भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंटली कंप्लीट किया था, उसी तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा लंग्स है जो बेसिकली ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। ये आप देख सकते हैं लंग, और इन दो लंग्स के बीच में हमारा ट्रांसपोर्टरी सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है हार्ट, वो यहाँ पर सिचुएटेड है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ सिचुएटेड है, लेफ्ट वाले लंग्स की तरफ। तो ये पार्ट जो लंग्स का है ये हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर करेंगे। इस फोटो से ये देख सकते हैं कि जो हमारा बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। यानी कि अगर लंग्स काम ना करे तो हार्ट का काम पूरा नहीं होगा, हार्ट काम ना करे तो लंग्स का काम पूरा नहीं होगा। इसलिए जितने भी बेसिक लाइफ प्रोसेस है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक डिफरेंस समझेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस? हम ब्रीदिंग तब कहते हैं जब एयर का इनहेलेशन हो और एक्सहेलेशन हो, यानी सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़े, ये ब्रीदिंग है। और जब उस एयर के अंदर प्रेजेंस ऑक्सीजन का यूज करके हम जो फूड पार्टिकल न्यूट्रिशन के दौरान खाए थे उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करवाए, जो एब्जॉर्ब हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे एनर्जी का प्रोडक्शन करे जो एटीपी के फॉर्म में होता है, तो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। सबसे बेसिक डिफरेंस ये फिजिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल के साथ साथ केमिकल भी है, एंजाइम और गैसेस का यहां पर यूज भी है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग, इनहेल करना और एक्सहेल करना, और ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस द एनर्जी। जो न्यूट्रिशन हमने एब्जॉर्ब किया था स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद, उस एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट से एनर्जी का प्रोडक्शन करना रेस्पिरेशन का काम है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन भी आपस में इंटरलिंक्ड है। सारे के सारे बेसिक लाइफ प्रोसेस आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो ब्रीदिंग का नेक्स्ट पॉइंट है, इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स, इसका काम लंग्स के अंदर ह्यूमन में होता है। और रेस्पिरेशन सेल्स में होते हैं, सेल के अंदर ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हो, ऑक्सीजन के हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा और वहां पर एनर्जी की रिलीज होगी। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल वॉलुंटरी प्रोसेस। एक तो फिजिकल प्रोसेस है और वॉलुंटरी है। वॉलुंटरी का मतलब कि हमारे कंट्रोल में है। दूसरा, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल इनवॉलुंटरी प्रोसेस। केमिकल तो है ही, साथ में इनवॉलुंटरी है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इंटरनल सेल्स ऑफ द बॉडी में होता है। ब्रीदिंग के अंदर कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता, नो प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी इन दिस प्रोसेस, क्योंकि यहां ना एनर्जी का यूटिलाइजेशन है न प्रोडक्शन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होगा कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज एडेनाजीन ट्राइफॉस्फेट। ब्रीदिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, आउटसाइड द सेल्स होता है, यानी लंग्स के पास होता है, सेल्स के अंदर नहीं होता। ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, इनसाइड द सेल होता है, और इनसाइड द सेल होने के कारण यहां पर एनर्जी रिलीज होता है। ब्रीदिंग के अंदर किसी भी एंजाइम का इस्तेमाल नहीं है प्रोसेस में, और रेस्पिरेशन में तो हम लोग देखे ही थे, न्यूट्रिशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स है यूज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ब्रीदिंग टेक्स प्लेस थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड नोज। लंग्स और नोज का इस्तेमाल है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का सिर्फ इस्तेमाल है यहां पर। और रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास सेल्स का इस्तेमाल है और सेल के ऑर्गेनल्स का इस्तेमाल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल चैप्टर में क्लास 9th में आपने देख रखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया
हमारे सेल का एक ऑर्गन है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो रेस्पिरेशन में सेल का इस्तेमाल है, उसके ऑर्गेनल्स का इस्तेमाल है, पर ब्रीदिंग में ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स और हमारे सेंस ऑर्गन जैसे नोज का इस्तेमाल है। आगे बढ़ते हैं। के बाद जो बेसिक इस यूनिट में पढ़ना है रेस्पिरेशन, उसको शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो पार्ट हम लोग को पढ़ना है उसमें रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। हमने फोटोसिंथेसिस में कहा था दैट वाज द एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि स्मॉल कंपाउंड से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बनना, मॉलिक्यूल छोटा था उससे बड़ा मॉलिक्यूल का बनना। कैटाबॉलिक बड़ा मॉलिक्यूल से टूटकर छोटा मॉलिक्यूल बनना, क्योंकि वहां पर इस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा था और यहां पर इस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो दैट वाज द एनाबॉलिक फॉर्मेशन, और यहां पर ब्रेक डाउन तो कैटाबॉलिक प्रोसेस। रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम अ सिंपल शुगर ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। ग्लूकोज जैसे सिंपल शुगर से, ताकि बेसिक लाइफ प्रोसेस जो है वर्क डाउन कर सके। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी चीज का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी देखा था। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, उससे एनर्जी की प्रोडक्शन यहां पर होती है। Glucose not available, then the cells may break down proteins and fat to produce the glucose. अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा तो सेल क्या करेंगे, फैट्स और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो वहां पर करेंगे, और उस ग्लूकोज को फिर ऑक्सीडाइज करके अपने रेस्पिरेटरी नीड्स जो सेल की जरूरत है उसको पूरा कर लेंगे। पहला स्टेप ऑब्टेनिंग द एनर्जी, 6 कार्बन ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन पायरुवेट, और ये सब साइटोप्लाज्म में होगा। ये वाला पार्ट जो है ये आप लोग को उतना नहीं पढ़ना, आपको जानना है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एटीपी का रिलीज करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, एटीपी निकलता है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो। यहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है यानी ऑक्सीजन अवेलेबल है, और यहां पर ऑक्सीजन का एब्सेंस है यानी ऑक्सीजन गायब है। ये वाला जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलता है, क्योंकि पीछे देखें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से हो रहा था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहां पर एटीपी निकलता है और हीट एनर्जी भी निकलती है, क्योंकि एटीपी इन द एनर्जी का ही फॉर्म है, तो वो यहाँ पर रिलीज होता है जिससे एनर्जी मिलता है हम लोग को। मोस्ट एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स और सेवरल बैक्टीरियाज, फंजाई एरोबिक होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया के अंदर और कुछ फंजाई के अंदर एनारोबिक भी होते हैं, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करते हैं अपने फूड पार्टिकल का, जिसमें प्रोडक्शन किस चीज का होता है, इथेनॉल का होता है, लैक्टिक एसिड का हो जाता है, along with the release of कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा पर एनर्जी की रिलीज नहीं होगी, बल्कि अल्कोहल बन जाएगा या फिर लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अब ये किस किस केस में बनता है ये आगे देखेंगे। जैसा वाटर यहां पर रिलीज नहीं होता हमने कहा, फिर यहां पर एटीपी बहुत लो होता है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एटीपी होता है, नियरली 2 अमाउंट ऑफ एटीपी देखा गया है, और बहुत लो होता है एज कंपेयर टू एरोबिक, जिसमें करीब करीब 38 एटीपी का जो है प्रोडक्शन यहां पर होता है। अब किस किस केस में कैसे कैसे ब्रेकडाउन होता है ये आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब यहां पर प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट परफॉर्म द रेस्पिरेशन ज्यादातर नाइट टाइम में होता है ये चीज, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है जहां पर ऑक्सीजन की रिलीज होती है। लेकिन रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीजन को कंज्यूम करना है, तो ये डे टाइम में नहीं हो सकता, मेजरली नाइट टाइम में होगा। प्लांट एक्सचेंज गैसेस बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमाटा। गैसियस एक्सचेंज प्लांट में स्टोमाटा के डिफ्यूजन से होता है, ये तो हम लोग न्यूट्रिशन वाले पार्ट में देखे हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है लीफ में, सारे सेल्स में पहुंचता है, रेस्पिरेशन होता है, और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो एयर में रिलीज करते हैं फिर से स्टोमाटा के थ्रू ड्यूरिंग द नाइट। ये डे में कम, वैसे तो डे और नाइट दोनों में होता है, पर डे में कम और मेजरली नाइट टाइम में होगा।
ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है फोटोसिंथेसिस में उसी का इस्तेमाल हम रेस्पिरेशन में करेंगे, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पर स्टोमाटा से निकलेगा। फोटोसिंथेसिस अगर कर रहे हैं तो स्टोमाटा से ऑक्सीजन निकलेगा, रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। प्लांट का रूट ऑक्सीजन लेता है एयर से, जो कि रूट्स के पास होते हैं सॉइल पार्टिकल्स में। स्टेम में गैसियस एक्सचेंज, स्टोमाटा, या फिर कुछ नुकीले टाइप के सेल्स होते हैं जिनके पास स्टोमाटा का प्रेजेंस तो नहीं है लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं, जैसे लेंटी सेल्स कहते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमने देखा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और इंड प्रोडक्ट हमने देखा था CO2 और वाटर होता है। लॉट ऑफ एनर्जी यानी कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। इसका इक्वेशन ये रहा, C6H12O6, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी यानी 38 ATP के आसपास ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से निकल रहा है। एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी बात इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं निकलता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड निकलता है। स्मॉल एनर्जी 2 ATP माना गया है। अकर्स इन मेनी एरोबिक बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल सेल्स, या दो जगह पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे बैक्टीरिया में और ह्यूमन मसल सेल्स में भी होता है ड्यूरिंग द एक्सट्रेनस एक्सरसाइज। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसके वजह से होता है इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वाटर की कोई भी प्रेजेंस नहीं। कहां कहां पर किस तरह से रेस्पिरेशन होता है देखें। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में टूटा, किसमें, 3 मॉलिक्यूल वाले पाइरुवेट में, इसको पाइरुवेट कहते हैं, और इसका अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन होता है। ये प्रोसेस सब में कॉमन है, हर ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में जाना ग्लूकोज का। इस पाइरुवेट का अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ तो हमने देखा था एनारोबिक कहते हैं, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में लो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पर 2 ATP के आसपास रिलीज होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ह्यूमन मसल सेल्स में स्ट्रेनस एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण CO2 प्लस वाटर और एनर्जी के बजाय लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकल जाती है। एनर्जी लो अमाउंट में होती है, क्योंकि एब्सेंस में तो नहीं कहेंगे लेकिन डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन की कमी में होता है, इसलिए यहां लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ तो इक्वेशन एकदम सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, और साथ में हमारे पास आ जाएगा एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है सेल मेम्ब्रेन से, सेल की जो मेम्ब्रेन है वहां से डिफ्यूजन देखा गया है। एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं, अर्थवॉर्म के अंदर देखें तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, उनके स्किन पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, वहां से रेस्पिरेशन होता है। फिश के अंदर देखें तो ऑर्गेन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन, गिल्स, और मेनली जो हम पढ़ने वाले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर लंग्स जैसे ऑर्गेन जो कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गेन है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। आइए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पाथवे है किस तरीके से काम करता है इसमें देखते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है हमारा जो नोज के पास होता है, पहला तो नोज देखते हैं। नोज के पास 2 होल्स होते हैं वहां पर, जिसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बाहर से ही दिख जाते हैं। अंदर जाए तो नेसल पैसेज जो कि पाथ है, वहां से होता हुआ वो नेजल कैविटी में जाता है। ये नेजल कैविटी उस ऑर्गन पर जाता है जो कि हम देखे थे फूड और एयर दोनों में कॉमन था, यहां से फूड भी पास कर रहा था और एयर भी, इसको फेरिंग्स कह रहे थे हम लोग। तो ये एयर वाला पार्ट है, तो यहां से एयर भी पास करेगा, फेरिंग्स। यहां से जाएगा लैरिंग्स, इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं, यहां से हमारा वॉइस निकलता है, ये साउंड बॉक्स है। इसके बाद है ट्रैकिया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग होता है और ट्यूब जैसा होता है, नीचे जाता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई में डिवाइड करने के बाद इंटर कर जाते हैं अब हम लोग लंग्स में, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज तो लंग्स में ही होना है। लंग्स में एंट्री के बाद वो ब्रोंकाई डिवाइड कर जाता है ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करता है, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पर होते हैं एल्वियोलाई, जिनके जो होते हैं एल्वियोलर सैक। इस एल्वियोलर सैक के पास एल्वियोलाई है, मिनट पोर्स, जो कि वहां के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। जिस तरह न्यूट्रिशन में
स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था। एल्वियोलाई क्या करेगा, सरफेस एरिया लंग्स का इंक्रीज करके गैसियस एक्सचेंज को ज्यादा से ज्यादा करेगा। ब्लड कैपिलरीज आएंगी, ऑक्सीजन यहां से ले जाएंगी, जाकर ब्रेकडाउन करेंगी, और ब्रेकडाउन करके जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस यहां लाके छोड़ेंगी, और इसी पाथवे से यहां से बैक ऊपर की तरफ दोबारा जो है नॉस्ट्रिल से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाएगा। फिर इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, और फिर एक्सहेल करेंगे हम लोग इसी तरीके से बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से हमारा प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का चलता ही रहेगा। तो ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब देख सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फिगर दे रखा है यहाँ पर। यहाँ से जो एंट्री हुआ पूरा लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के पास पहुंचा, एल्वियोलाई के पास पहुंचा, ये देखिए एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के पास ये ब्लड कैपिलरीज है, ये सोख लेंगी इस एयर को, ले जाएंगी सेल्स के पास, ऑक्सीडेशन करवाएंगी। देखिए ऑक्सीजन अंदर आया, ब्रेकडाउन के बाद निकला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस यहाँ आएगा और फिर यहाँ से फिर नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर चला जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेलेशन जब करते हैं तब क्या होता है लंग्स के साथ, और एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या होता है। लंग्स के नीचे एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट करता है उसको इनहेल और एक्सहेल करने में। इसको कहते हैं डायफ्राम, इसको कहते हैं डायफ्राम। रोल क्या है डायफ्राम का, जब हम इनहेलेशन किए, एयर को अंदर लिए, एयर अंदर गया, रिब्स हमारी ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ गई, रिब्स हमारी ऊपर की तरफ जाती हैं, और रिब्स के ऊपर जाने का कारण क्या होता है, डायफ्राम का नीचे जाना। डायफ्राम नीचे जाता है तब रिब्स हमारी ऊपर की तरफ जाती है। जब एक्सहेल करेंगे तो अब वो रिब्स नीचे की तरफ फिर से जाएंगी, और इसका कारण होगा डायफ्राम का ऊपर मूव करना। तो जब इनहेलेशन है तो रिब्स आउट मूव करेंगे, डायफ्राम अंदर की तरफ मूव करेगा। जब एक्सहेल करेंगे तो रिब्स अब अंदर की तरफ मूव कर जाएंगी और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से हमारा एक्सहेलेशन और इनहेलेशन ब्रीदिंग में मूवमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एयर इन एंड आउट का पैसेज है। देखिए आप, जब अंदर ले रहे हैं तो डायफ्राम नीचे गया, और जब बाहर छोड़ रहे तो डायफ्राम ऊपर गया। इस तरीके से एयर इन, डायफ्राम नीचे, एयर आउट, डायफ्राम ऊपर। देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये वही बात है जो हमने पढ़ी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नॉस्ट्रिल्स होता है, नेजल पैसेज होते हैं, नॉस्ट्रिल्स के पास कुछ हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। वो नॉस्ट्रिल्स नेसल कैविटी में जाती है, वहां के बाद वो जाती है कहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से यहाँ पर लैरिंग्स होता है इसके बाद, और फिर ट्रेकिया में आती है। यहाँ पर लैरिंग्स और साउंड बॉक्स की बात करते हैं, वहां से ट्रेकिया में नीचे जाती है, और ट्रेकिया के बाद वो चली जाती है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है वहां पर, और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में हमारा जो लंग्स है वो डिवाइड कर, जुलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है वहां पर। ये देखिए ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है, वहां से एल्वियोलाई में जाता है, वहां ब्लड कैपिलरीज आती हैं, ऑक्सीजन को ले जाती हैं, जाकर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करके कार्बन डाइऑक्साइड को लाती हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस यहाँ से बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो ये हमने पढ़ा, जब ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, नीचे की तरफ झुकता है, और रिब्स ऊपर की तरफ उठता है। जब ब्रीद आउट करते हैं तब रिब्स फिर से नीचे की तरफ जाता है, और इस बार डायफ्राम रिलैक्स करने के लिए ऊपर की तरफ दोबारा आ जाता है। इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने रेस्पिरेशन को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। रेस्पिरेशन की अगर कोई डाउट रह गई है तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। इसके आगे कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर वीडियो में कोई खामी रह गई है उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इसी तरीके के कंटेंट और अच्छे वीडियोस आगे आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।